Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने कॉमन एन इफेक्ट डिस्कस किया था। कॉमन एन इफेक्ट क्या था मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन कॉमन होना चाहिए, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसकी आयनाइजेशन सप्रेस होगी, मतलब आयनाइजेशन कम हो जाएगी। ठीक है, सारा हमने विद एग्जांपल्स डिस्कस किया और लास्ट में हमने कॉमन एन इफेक्ट की एप्लीकेशंस डिस्कस की कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, साल्ट एनालिसिस वगैरह, और बफर सॉल्यूशंस वगैरह बनाने में भी हम कॉमन एन इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। अब कहाँ इस्तेमाल होगा ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बफर सॉल्यूशंस क्या हैं, इसे समझने से पहले ना हमें वर्ड बफर का आइडिया हो जाना चाहिए कि बफर होता क्या है। बफर के वैसे मैं अगर उर्दू में मतलब देखूँ ना तो उर्दू में ना बफर कहते हैं हम एक ऐसी चीज़ को जो झटका बर्दाश्त कर सके, उसे हम बफर कहते हैं। ठीक है, अब जरा ना इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। डेली लाइफ में हम बफर्स देख कहाँ सकते हैं। आप अगर कभी कोई फ्रिज, कोई वॉशिंग मशीन या कोई ऐसी बड़ी कीमती कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो आप लेने जाएं तो आप देखते हैं कि वो चीज़ आपको थर्मोपोर शीट में रख के देते हैं। जैसे आप कभी फ्रिज निकालेंगे तो सबसे पहले वो वाइट कलर की थर्मोपोर शीट होगी, पहले आप वो निकालते हैं, उसमें आपकी फ्रिज मौजूद है। तो वो थर्मोपोर शीट जो है ना वो इस्तेमाल की गई एज बफर, ताकि रास्ते में कहीं कोई अगर झटका आता है तो ये आपकी फ्रिज जो है इसको डेंट नहीं आए या ये ख़राब नहीं हो। इसी तरह मिट्टी के बर्तन वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना वो येलो कलर की पराली सी इस्तेमाल होती है ताकि झटका लगने से मिट्टी के बर्तन टूटे नहीं। ठीक है ना, ये बफर्स हैं। अब इसी तरह कुछ सॉल्यूशंस को भी हम बफर का नाम देते हैं और मोस्टली हम सॉल्यूशन को ना एसिडिक और बेसिक नेचर के लिहाज से बात करेंगे। अब एक सॉल्यूशन है, लेट्स से उसकी पीएच है 5 है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को क्या झटकाएगा, क्या हम इस सॉल्यूशन को पकड़ के हिलाएं? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं एसिड और बेस के लिहाज से बात कर रहा हूँ। एक सॉल्यूशन जिसकी एक फिक्स पीएच है, अगर मैं उसमें थोड़ा सा एसिड ऐड कर देता हूँ तो ऑब्वियसली एसिड ऐड करने से पीएच कम होगी, और ये पीएच का कम हो जाना ये बिल्कुल वो झटका लगने के मुतरादिफ है जो हमने फ्रिज के लिए बात की थी। अब ज़रा वापस आ जाएं। एक सॉल्यूशन जिसमें आपने थोड़ा सा एसिड ऐड किया, एसिड ऐड करने से क्या होगा, सॉल्यूशन की पीएच कम होगी। अब सॉल्यूशन क्या करेगा, सॉल्यूशन कुछ इस तरह से एक्ट करेगा कि वो एसिड के ऐड होने की वजह से अपनी पीएच को कम होने नहीं देगा, बल्कि पीएच में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट करेगा। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन ने एक्ट किया यहाँ पे एज ए बफर, यानी कि उसने किसी चेंज के खिलाफ, पीएच में चेंज के खिलाफ रेजिस्ट किया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन का नाम देंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं जी। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ से ही बनाएंगे और फर्दर इसे आगे डिस्कस भी करते जाएंगे। तो बफर सॉल्यूशन को अगर आप डिफाइन करने जाएं तो हम कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ सॉल्यूशन SLN सॉल्यूशन आप कंप्लीट लिखेंगे, विच रेजिस्ट change in pH, कैसे, by adding an acid or base in it। called buffer solution।
मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने क्या किया, जो रेजिस्ट करेगा, किस चीज को रेजिस्ट करेगा, चेंज इन पीएच को। कब रेजिस्ट करेगा, जब आप उसमें ऐड करेंगे। मैं यहां पे इसको लिख देता हूं कि बाय एडिंग, जब आप उसमें ऐड करेंगे किसे जी, एसिड को या बेस को इस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, एसिड और बेस। एसिड ऐड करने से पीएच कम हो जानी चाहिए, बेस ऐड करने से पीएच बढ़नी चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन क्या करेगा, ना तो पीएच बढ़ने देगा ना ही पीएच कम होने देगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, बफर सॉल्यूशन का नाम देंगे। इसके एग्जांपल के लिए ना ज़रा इमेजिनरी ज़रा सोचिएगा कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास ना दो फ्लास्क हैं। एक मेरे पास फ्लास्क है और इस फ्लास्क में ना मेरे पास वाटर है। इसी तरह एक और फ्लास्क है और इस फ्लास्क में मैंने कोई बफर सॉल्यूशन लिया हुआ है। कौन सा बफर लिया, मैंने इसकी एग्जांपल इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैंने अभी डिस्कस नहीं किया कि बफर बनते किस तरह हैं या इनके एग्जांपल्स क्या हैं। इसमें वाटर है और इसमें बफर है। लेट्स से वाटर है, न्यूट्रल वाटर, पीएच लेट्स से हम कहते हैं जी 7.0, और जो बफर है ना, लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी बफर की जो पीएच है फर्ज करें 5.0। अब अगर आप न्यूट्रल वाटर में एसिड ऐड करेंगे ना, कोई भी एसिड, तो वाटर की पीएच कम होगी क्योंकि एसिड्स की पीएच 7 से नीचे एसिड्स होते हैं। तो वाटर की पीएच कम हो के मे भी 2 हो जाए, लेकिन उतना ही एसिड जब आप ऐड करेंगे किसमें, बफर में, तो बफर क्या करेगा, बफर की पीएच 5.0 पर ही मेंटेन रहेगी। अब एसिड की वाटर की पीएच गिर गई, वाटर पीएच में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट नहीं कर सका, लेकिन जो बफर सॉल्यूशन होगा वो पीएच में चेंज के अगेंस्ट क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो इन्हें हम नाम देते हैं बफर सॉल्यूशंस का। एक बात याद रखिएगा, मैंने एग्जाम्पल में या डेफिनेशन में मैंने ये कहा कि सॉल्यूशन जो कि पीएच में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट करते हैं। मैं बार बार डेफिनेशन पे जोर दे रहा हूँ, डेफिनेशन समझ आ गई तो बाकी चीज़ें समझाना भी आसान हो जाएगा। मैंने कहा जी कि वो सॉल्यूशंस जो चेंज में पीएच में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट करते हैं वो बफर है। मैंने ये नहीं कहा कि वो सॉल्यूशन जिनकी पीएच ही चेंज नहीं होती, जिनकी पीएच ही चेंज नहीं होती वो फिर एसिड बेस वाली कैटेगरी से बाहर बात हो जाती है। तो वो सॉल्यूशन जो पीएच में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट करेंगे वो बफर्स कहलाएंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने ना दो बातें बफर्स के लिए याद रखनी है। पहली बात तो ये कि जितने भी बफर्स होते हैं ना उनकी अपनी एक डेफिनेट पीएच होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑल बफर्स हैव डेफिनेट पीएच। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जितने भी हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं ना, हर बफर सॉल्यूशन की अपनी एक डेफिनेट पीएच होती है। तो बफर्स हैव डेफिनेट पीएच, कि जितने भी बफर्स होते हैं उनकी अपनी डेफिनेट पीएच होती है। अब ये जो पीएच है ना, वो कहते हैं जी कि पीएच ऑफ बफर चेंज नहीं होती। कैसे? बफर्स को डिल्यूट करेंगे तब भी पीएच चेंज नहीं होगी, बफर को लंबे अरसे तक पड़ा रहने दें तब भी इनकी पीएच जो है वो चेंज नहीं होती। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो पीएच है ना, मैं यहाँ पे ही सर्कल कर रहा हूँ, ये चेंज नहीं होती। सबसे पहले मैंने बात की कि डेफिनेट पीएच होती है। अगली बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो पीएच है डज नॉट चेंज, ये पीएच चेंज नहीं होती। आपकी बुक जो कहती है, आपकी बुक कहती है चाहे आप बफर्स को डाइल्यूट कर दें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि ऑन डाइल्यूशन, या आप बफर को लंबे अरसे तक पड़ा रहने दें, या कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, आप बफर को लंबे अरसे तक पड़ा रहने दें तब भी बफर्स की पीएच चेंज नहीं होगी। स्टूडेंट्स इसके बाद ना हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बफर्स को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टाइप्स ऑफ बफर्स।
लें जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ बफर्स। इन टाइप्स को डिस्कस करने के बाद ना हम देखेंगे कि बफर्स बनते कैसे हैं, ये अगला काम होगा। टाइप्स ऑफ बफर्स, दो तरह के बफर्स होते हैं, एक एसिडिक बफर होते हैं और एक बेसिक बफर होते हैं। कौन सा बफर यूज़ होगा ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बफर में हम डिस्कस करेंगे। दो तरह के बफर हैं जी, एक एसिडिक बफर है और एक बेसिक बफर है। अब ना हम एसिडिक बेसिक बफर्स को देखेंगे, उससे पहले ज़रा डेफिनेशन को दोबारा एक बार देख लें कि सॉल्यूशन जो कि एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड पीएच में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट करेगा। यहाँ पे ज़रूर ना एक वर्ड लिख लीजिएगा, स्मॉल अमाउंट। ऑब्वियसली अगर आप बफर में बहुत ज़्यादा एसिड ऐड करेंगे फिर तो पीएच चेंज होगी, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट जो है ना अगर आप ऐड करते हैं तो पीएच में चेंज के अगेंस्ट ये क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। अब ना एसिड बेसिक बफर, सबसे पहले हम बात कर लेंगे जी फॉर्मेशन की, कि एसिडिक बफर्स कैसे बनते हैं, और उसके बाद हम फॉर्मेशन की साथ ही साथ ना बात करते जाएंगे बेसिक बफर्स की। एसिडिक बफर्स कैसे बनते हैं, वो कहते हैं जी कि बाय मिक्सिंग वीक एसिड, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये बनते हैं जी कैसे, बाय मिक्सिंग वीक एसिड along with its salt with strong base। यहाँ पे ना अक्सर कन्फ्यूजन आती है। मैंने आपसे कहा कि ये बनेंगे कैसे, बाय मिक्सिंग वीक एसिड। आपने वीक एसिड को क्या किया, मिक्स कर दिया इसी के साल्ट के साथ, एसिड के ही साल्ट के साथ, कोई अलग से साल्ट नहीं लिया। और ये साल्ट बनेगा कब, जब आप इसी एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, तो मैं एक एसिडिक बफर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इस कंटेनर में मैं एक वीक एसिड लूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि वीक एसिड, WA स्टैंड फॉर वीक एसिड। मैंने वीक एसिड लिया और वीक एसिड के बाद मैं क्या करूँगा जी, साल्ट ऐड करूँगा इसी एसिड का। तो मैं यहाँ पे साल्ट लिख रहा हूँ। और ये साल्ट बनेगा कैसे, आपने वीक एसिड को मिक्स कर देना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जब आप जस्ट इतना काम करेंगे कि वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली एसिड और बेस मिल के साल्ट बनाएंगे। इसका मतलब साल्ट कोई लहदा से नहीं आप ऐड कर रहे, आप एक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब मिक्स करेंगे ना तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास एसिडिक बफर बन जाएगा। इसी तरह हम फॉर्मेशन की ही बात कर देते हैं बेसिक बफर की। तो ये कैसे बनेंगे जी, आपने बता देना है बाय मिक्सिंग वीक बेस। आपने एक वीक बेस को मिक्स कर देना है बाय मिक्सिंग वीक बेस विद इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आपने इसको मिक्स कर देना। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस केस में एक्टिव स्पीशी क्या होंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे ना एक्टिव स्पीशीज लिख रहा हूं, एक्टिव स्पीशीज। बारी बारी हम सारी चीज़ों को ना डिस्कस करते जाएंगे, आपने ज़रा सुनते जाना है और जैसे जैसे लेक्चर आगे चलेगा आपको इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एसिडिक बफर में कौन सी वो एक्टिव स्पीशीज हैं जो कि पीएच में चेंज नहीं आने देती। तो इस केस में आपने बता देना है कि वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, कि ये जो वीक एसिड और कॉन्जुगेट इसी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगी ना, ये एक्टिव स्पीशी होंगी और ये दोनों मिलके बफर्स का जो एक्शन है वो परफॉर्म करेंगे।
और इस केस में आपने बता देना है क्या कि ये जो वीक बेस होगी एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ये दोनों मिलेंगे और ये क्या करेंगे, एक्टिव स्पीशी के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इनकी पीएच इक्वेशन बता देनी है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इनकी जो पीएच है, ऑब्वियसली एसिडिक बफर हैं तो इनकी पीएच क्या होगी, लेस देन 7 होगी, लेस देन 7 होगी। स्टूडेंट्स, जब भी हम एसिडिक बफर का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि इनकी पीएच लेस देन 7 होगी। तो क्या ये तमाम एसिडिक बफर्स के लिए ऐसे ही है? नहीं, कुछ एसिडिक बफर्स ऐसे भी हैं जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम साइनाइड, इनका जब हम बफर बनाते हैं ना तो इनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है एंड देयर पीएच इज़ ऑलमोस्ट 9.4। लेकिन चूँकि हमें सिर्फ बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी, हमने उस इन्फॉर्मेशन पे रहना है, तो इनकी जो पीएच है वो 7 से हमेशा कम होती है। तो यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिक बफर जो हैं इनकी पीएच क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। ठीक है, उसके बाद आपने हैंडरसन इक्वेशन बता देनी है कि एसिडिक बफर के लिए अगर आप हैंडरसन इक्वेशन बनाते हैं तो दैट विल बी, एसिडिक बफर के लिए आप लिखेंगे जी कि पीएच आपके पास इक्वल हो जाएगी जी किसके, pKa प्लस log साल्ट बाई एसिड। जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैंडरसन इक्वेशन क्या होगी, आप बताएंगे पीएच आपके पास इक्वल होगा pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन, एसिडिक बफर की बात हो रही है तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। हैंडरसन इक्वेशन होगी किसके लिए, एसिड्स के लिए। और हैंडरसन इक्वेशन क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाके ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, और अगर हम बेसिक बफर के लिए हैंडरसन इक्वेशन बनाना चाहें तो जहाँ जहाँ पे एसिड वर्ड आ रहा है वहाँ वहाँ पे आपने बेस कर देना। ठीक है, तो बेस के लिए जब आप हैंडरसन इक्वेशन बनाने जाएंगे तो बेस के लिए बेटे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि पीएच की जगह आप बताएंगे पीओएच, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पीओएच, ये इक्वल होगा पीकेबी, क्योंकि जो बेसिस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट इज़ बी। उसके बाद आप बताएंगे प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन एज इट इज़ आ जाएगी, और नीचे पहले एसिड था अब बेस की बात हो रही है तो आप बताएंगे डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ये इक्वेशंस कैसे बनी ये आगे हम ड्राइव करना सीखेंगे भी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपने एग्जांपल्स बता देनी है। तो एग्जांपल्स में आप बता दें, जो बुक में एग्जांपल गिवन है मैं सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंगली बात करूँगा। तो बुक में वो आपसे कहता है कि एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है विच इज़ अ वीक एसिड एंड इट्स बेस, ठीक है, इट्स सॉल्व विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिटिक एसिड, और अगर हम क्या करें CH3COONA सोडियम इथेनोएट, इनको मिला देंगे ना तो ये आपके पास एक एसिडिक बफर बन जाएगा। दोनों मिलके आपके पास क्या करेंगे, एसिडिक बफर्स बना देंगे। स्टूडेंट ये होगा कैसे कि आपने क्या किया, एक तो आपने एसिडिक एसिड ले लिया CH3COOH, दूसरे नंबर पे जब आप क्या करेंगे इस एसिडिक एसिड में ना आप कोई स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे ना तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट होगा, ये CH3COONA, ठीक है, और साथ में आपके पास Na इस OH H की जगह पे आ गया और ये H और ये OH मिलके वाटर बना देंगे। इसका मतलब पहले नंबर पे तो आपके पास एसिटिक एसिड है, दूसरे नंबर पे आपने एसिटिक एसिड में जब साल्ट ऐड किया, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की तो इसका साल्ट बन गया, तो दूसरी स्पीशी आपके पास ये आ गई। तो ये और ये मिल के ये क्या करते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग बफर का एक्शन परफॉर्म करते हैं। बफर काम किस तरह करते हैं ये भी हम आगे भी सीखेंगे।
ठीक है, फिलहाल हम एग्जाम्पल को देख रहे हैं। इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं बेसिक बफर की तो दैट इज़ वेरी इजी। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ कि यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप एक बेस लीजिए NH4OH जिस स्ट्रॉन्ग बेस NH4OH, और साथ ही साथ आपने इसका साल्ट ले लेना, वीक बेस सॉरी, और इसका साल्ट आपने ले लिया NH4Cl। तो ये ना आपके पास बन जाएगा जी क्या, बेसिक बफर की एग्जाम्पल बन जाएगी। ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक बफर। इसके लिए ना ये इक्वेशन आपने खुद से बनानी है। पहले नंबर पे तो ये बेस होगी, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आप इस बेस में ना NH4 में OH में आप एसिड ऐड कीजिए। जब आप एसिड ऐड करेंगे तो आपके पास ना क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा जी NH4Cl। ये आपके पास ना साल्ट बन जाएगा इस बेस का। तो ये आपके पास बफर बन गया एंड दिस इज बेसिक बफर। तो बड़ी सीधी सीधी बातें अभी तक हमने की कि बफर्स क्या हैं, ऐसे सॉल्यूशंस। बफर के बाय वर्ड मीनिंग अगर आपको याद रहेंगे ना तो याद रखना आसान रहेगा। बफर जो झटका बर्दाश्त कर सके, जैसे मैंने आपसे कहा था कि फ्रिज खरीदेंगे ना तो फ्रिज के अराउंड एक थर्मोपोर शीट होती है, वो इसीलिए ताकि रास्ते में ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कोई झटका आए तो वो फ्रिज बर्दाश्त कर सके थर्मोपोर शीट की मदद से। इसी तरह अगर आप किसी सोल्यूशन में कोई एसिड या बेस ऐड करें ना तो वो इस सोल्यूशन के लिए एक झटका होगा। अगर तो बफर सोल्यूशन है तो वो इस झटके को बर्दाश्त करेगा और पीएच को कम ज़्यादा नहीं होने देगा। ठीक है, एसिडिक बफर्स क्या थे, बेसिक बफर्स क्या थे, हमने इनकी भी आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस की। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है दैट इज़ व्हाई डू वी नीड बफर्स। स्टूडेंट्स, इनकी टाइप्स डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाई डू वी नीड बफर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, तो आप लोगों ने ज़रा इसे गौर से देखना भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर तैयार कीजिएगा। व्हाई डू वी नीड बफर्स। वाई डू वी नीड बफर्स। अब ना इसको समझने के लिए हम ह्यूमन बॉडी की ही बात करेंगे। वाई डू वी नीड बफर्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए ना तो ह्यूमन बॉडी में 3 तरह के बफर्स पाए जाते हैं। इन तीनों का मैं नाम भी यहां पे लिख देता हूं। और उनका एक्शन भी हम देख लेंगे। ह्यूमन बॉडी में 3 तरह के बेटे बफर पाए जाते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं जी फॉस्फेट बफर्स की। ये कुछ चीज़ें बुक से हटके हैं, आपको याद रखनी है ये बातें, आपके इंशाल्लाह एंट्री टेस्ट में ये काम आएंगी। सबसे पहले आप बताएंगे कि ह्यूमन बॉडी में फॉस्फेट बफर्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फॉस्फेट बफर्स। और ये जो फॉस्फेट बफर्स हैं ना ये सेल में पाए जाते हैं, सेल बॉडी में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि ये पाए जाते हैं इन सेल। और बायो वाले बच्चे बेहतर समझ रहे हैं कि जब बॉडी की बात हो और मैं सेल का वर्ड यूज़ करूँ तो आप बेहतर समझते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो बफर हैं दीज आर बाइकार्बोनेट बफर्स। बाइकार्बोनेट बफर्स, और ये बेटे पाए जाते हैं कहाँ पर, ब्लड। और आपकी बुक में ना आपके सिलेबस में बाइकार्बोनेट बफर्स को ही डिस्कस किया जाएगा। ये ह्यूमन ब्लड में पाए जाते हैं। और तीसरा जो बफर है दैट इज प्रोटीन बफर, और ये भी सेल में ही पाए जाते हैं। तो मैं ज़रा शॉर्ट करके लिख दूंगा टू सेव टाइम, प्रोटीन बफर्स। और बेटे ये भी सेल में ही पाए जाते हैं। हमने जो डिस्कस करने हैं बड़ा शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे बाइकार्बोनेट बफर्स को। अब बाइकार्बोनेट बफर क्या है, ज़रा इस बात को गौर से सुनिएगा। ये जो बफर है ना ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अब होता क्या है, अगर हम ब्लड की बात करें ना तो हमारे ब्लड में
जब गैसेस मिलती हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में रिएक्ट करती है और क्या बना देगी, H2CO3, जिसे आप कार्बोनिक एसिड कहते हैं, एंड दैट इज़ अ वीक एसिड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा जी H2CO3 विच इज़ कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, ये विद इन द ब्लड आयनाइज होगा और क्या करेगा, ये जाएगा H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में। आप ना इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास वीक एसिड है और ये उस वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस है। अब एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर जब मिलते हैं तो ये बफर फॉर्मेशन करते हैं। ये कुदरती बफर है जो अल्लाह ताला ने हमारे ब्लड में बना दिया हुआ है, और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये मैं बड़ी सिंपल अगर बात करूं तो ये हमें डेथ से भी सेव करता है। कैसे? ह्यूमन बॉडी की अगर हम पीएच की बात करें ना, ह्यूमन बॉडी पीएच दैट इज 7.35, मैं यहाँ पे लिखूंगा 7.35, वो है जो कुदरती तौर पे हमारे ब्लड की पीएच है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप लोगों ने इसे याद भी रखना है। अब ये पीएच चेंज कब होगी? इट डिपेंड्स अपॉन अवर डाइट। अगर हम ऐसी डाइट लेते हैं ना जिसमें बेसिस मौजूद है, फॉर एग्जांपल आपने समोसे खा लिए, पकोड़े खा लिए, अब इनसे क्या होगा, आपके ब्लड में ना जो बेसिक करैक्टर है वो इंक्रीज होगा। बेसिक करैक्टर इंक्रीज होगा, इसका मतलब कि आपका जो ब्लड है इसकी पीएच बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि 7 पे न्यूट्रल, 7 से ऊपर अगर आप जाते हैं तो दैट इज़ बेस। तो इसका मतलब कि अगर आप कोई बेसिक डाइट लेते हैं तो जो पीएच है वो इंक्रीज़ होती है और 7.35 से इंक्रीज़ होके, फॉर एग्जांपल ये पीएच जाती है 7.45 तक। लेट्स सपोज अगर इतनी पीएच हो जाए ना, इसका मतलब नाउ यू आर सफरिंग इन अ डिजीज कॉल्ड अल्कलोसिस। मैं नाम नहीं यहाँ पे लिखूंगा, ज़रा बात मुश्किल हो जाएगी, अल्कलोसिस। और अगर आप फर्दर इस तरह की डाइट लेते जाएं और आपकी पीएच बढ़ती जाए, और पीएच बढ़ती बढ़ती कितनी हो जाए 8.0, यानी कि 7.35 से अगर आपकी पीएच बढ़ती बढ़ती 8.0 तक आ गई, तो इस पीएच पे डेथ अक्कर हो सकती है। इसी तरह अगर आप कोई एसिडिक डाइट लेते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट जिनमें मतलब एसिडिटी मौजूद है, और अगर आप एसिडिक डाइट लेते हैं, मैंने बेसिक को ना ब्लू से लिखा है ताकि याद रहे ये बेसिक डाइट के लिए है। अब हम बात करेंगे एसिडिक डाइट के लिए। अगर ना आप एसिडिक डाइट लेते हैं तो अब पीएच कम होगी। अगर पीएच कम होते होते कितनी हो जाए, लेट्स से 7.2 या 7.25, तो यहाँ पे दोबारा से बेसिक डाइट से अल्कलोसिस बीमारी, और अगर आप एसिडिक डाइट लेंगे तो एसिडोसिस। और अगर आप इस तरह की डाइट लेते जाएं और जो पीएच है वो अगर कहाँ तक चली जाए 7 तक, तो यहाँ पे भी डेथ अक्कर हो सकती है। इसका मतलब कि हमें तो फिर कोई भी डाइट बड़े ख्याल से लेनी चाहिए कि यार कहीं पीएच कम या ज़्यादा ना हो जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ना अल्लाह ताला ने हमारे ब्लड में बफर रख दिया हुआ है कि जनाब आप इजी होके खाएं, आपके ब्लड में बफर है, बफर आपके ब्लड की पीएच में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट करेगा, आपके ब्लड की पीएच बड़ी मिनिमम सी चेंज होगी जो कि आपको किसी किस्म की बीमारी या डेथ से बचा कर रखेगी। तो ये हमारे ना ह्यूमन बॉडी में बफर जो थे वो मौजूद थे। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च में बफर्स इस्तेमाल होते हैं। जब साइंटिस्ट अपना काम करते हैं तो उन्हें जो सोल्यूशन चाहिए होते हैं उनकी एक फ़िक्स पीएच होनी चाहिए, तो वहाँ पर फिर वो बफर्स जो हैं वो बनाते हैं। और मोस्टली जो साइंटिस्ट बफर बनाते हैं उन्हें पीबीएस कहते हैं, फॉस्फेट बफर सलीन।
अब होता क्या है, इनकी पीएच 7.4 होती है और 7.4 तक ही मेंटेन रखी जाती है। इसके अलावा केमिस्ट्री में आप इसे यूज़ करते हैं। अलाइड साइंसेज में इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। अलाइड साइंसेज कौन कौन सी हैं आप ज़रा बुक से देखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सारी की सारी अलाइड साइंसेज हैं। इसके अलावा ना बेटे क्लिनिकल एनालिसिस में इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री में बफर्स वगैरह जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं ताकि जो मेडिसिन बन रही है उनकी पीएच फिक्स रखी जाए। तो ये बेटे आपके पास बफर था, डेफिनेशन डिस्कस की, टाइप्स डिस्कस की, उसके बाद एसिडिक बेसिक बफर बनते कैसे हैं, एक्टिव स्पीशी इनमें क्या है, इसके अलावा हेंडरसन इक्वेशन क्या है दोनों के लिए, एग्जांपल्स क्या हैं, और उसके बाद हमें बफर्स की ज़रूरत क्यों है। तो ये सारा हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आपने अपने लेक्चर नोट्स बेटे ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। अपना ढेर सारा बेटे ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।